205 दिनों का ये जो अभियान रहा उसमें पहले 78 जो दिन रहे उसमें रोजाना औसतन 150 FIRs दर्ज हुए और ये जो गिनती थी ये घटती कम होती चली गई। अब इस वक्त जो अनुपात चल रहा है वो लगभग 60-65 केस प्रतिदिन FIRs रजिस्टर हो रहे हैं। अगर आप अपने युद्ध को नंबर ऑफ केसेस के मापदंड पर तोलते हैं तो मुझे लगता है कि बात ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है ये तो शॉर्ट टर्म मेजर है। सी लीगल एक्शन, कोएर्सिव एक्शन कैन नेवर गिव यू लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। मैंने इन्फोर्समेंट करा है, हमने इन्फोर्समेंट देखा है, पूरी दुनिया में आप देखते हैं। ये सरकार को ये भी आंकड़ा लेके आना चाहिए कितने एडिक्ट्स हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है फॉर द अब्यूज ऑफ द ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स। सेक्शन 27 में लिया होगा या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की पोजीशन के लिए लिया होगा। आज पंजाब का युवा कहाँ खड़ा है? जेल में ले जाने में हमें ज़्यादा रुचि होनी चाहिए या उनको रिफॉर्म करने में हमें ज़्यादा रुचि होनी चाहिए। एंड व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन अंडर NDPS एक्ट, तो क्रिमिनल्स की फौज नहीं हमने तैयार करनी है पंजाब के अंदर, हमने पंजाब के युवा को बचाना है। व्हाट आर वी डूइंग? दिस इज अ वेलफेयर स्टेट, दिस इज नॉट अ पुलिस स्टेट। हमारा पैमाना ये कि नशे के तस्करों का कमर तोड़नी है। उन्होंने कहना पंजाबी च लक भनना है, उन्हें रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी है ताकि वो सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करना है और वो हम कर रहे हैं। नहीं तुसी ठीक है, तुसी उन्होंने लक तोड़ते हो, ठीक है जी, पर तुसी जिहड़ा मेंटल हेल्थ का पेशेंट है उन्होंने ना तोड़ो, उन्होंने तो रिफॉर्म करो ना, उन्होंने तो ठीक करो ना। किसका जॉब है ये पुलिस का जॉब नहीं, मैं कह रहा ये सरकार का जॉब है। हिमाचल में भी यही खेल हो रहा है, सिमिलर पैटर्न है। जी हाँ, नंबर ऑफ केसेस करी जाओ और खूब उसका प्रचार प्रसार कीजिए। इतने ज़्यादा लोग जो ड्रग यूज़र्स हैं वो जेल में होंगे, वो अपना विथड्रॉल, वो जो पीड़ा है उनको, वो कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं? व्हाट इज़ द अरेंजमेंट देयर? नहीं, पर हमारे यहाँ जेलों में भी नशा मिल जाता है। नहीं, फिर तो गलत है। फिर कौन सा युद्ध है? यही हो रहा है ना। देन वेयर इज द युद्ध? वो है पंजाब में नशे के तस्करों की जो संपत्तियां हैं या जो उन्होंने ऐसी जायदादें बनाई जो कि अनधिकृत ढंग से या ड्रग मनी से बनी थी, उस पर बुलडोजर चले। Whether this entire exercise of bulldozing those structures was done under the Chapter 5A of the NDPS Act or not, they should issue a public statement. इसको forfeit करके जो पैसा सरकार को आएगा वो पैसा नेशनल ड्रग कंट्रोल फंड में जमा होगा। नाउ सेक्शन 7A ऑफ द NDPS एक्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ड्रग फंड। ऑक्शन होने के बाद, फोरफिट होने के बाद ये पैसा जाना था भारत सरकार के नेशनल ड्रग फंड में, तो आपने बुलडोज करके उसको तो ध्वस्त कर दिया, आपने खत्म कर दिया। तो एक तरफ से तो आपने तो ये बेसिकली NDPS एक्ट की अवहेलना कर दी है। you have destroyed the evidence which would have otherwise taken your investigation to a different direction. It might have, भले ही वो encroached property है, स्ट्रक्चर तो था ना उस पे, 2 करोड़ का 10 करोड़ का स्ट्रक्चर था, डिस्ट्रॉय क्यों किया? वो इंक्रोचमेंट थी, उसको तोड़ नहीं था। पर स्ट्रक्चर की तो वैल्यू है ना। तो स्ट्रक्चर का करोगे क्या जब वो है इलीगल? सरकार उसको एडमिनिस्टर करे, कुछ भी करे, सरकार उसमें अपना कुछ भी चला सकती है। आप डी एडिक्शन सेंटर खोलो, आप रिफॉर्म हाउसेज, रिफॉर्म सेंटर्स खोलो, आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप इसी ड्रग को के सॉल्यूशन को ढूंढने में कहीं ना कहीं इसका उपयोग करो, क्यों नहीं कर सकते? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ डी एडिक्शन सेंटर है नहीं और ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ युद्ध नशा विरुद्धी, युद्ध नशों के विरुद्ध पंजाब की इस मुहिम पर हम बातचीत करेंगे आज श्री ओम प्रकाश शर्मा जी से, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक समाज सेवी हैं और नशे के खिलाफ, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने बतौर एनसीबी के एक अधिकारी रहते हुए उत्तर भारत के कई राज्यों समेत पंजाब काम भी किया। और आज इस इंटरव्यू को हिंदी में करने का कारण यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो मैसेज है इस इंटरव्यू के जरिए ये सिर्फ पंजाब तक सीमित ना रहकर पड़ोसी राज्यों हरियाणा, हिमाचल जो नशे की हेरोइन जैसे
खतरनाक नारकोटिक्स ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं, वहां की सरकारों, वहां के प्रशासन, वहां के युवाओं तक भी पहुंच सके। सो एक बार फिर मेरे साथ ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, स्वागत कर लेते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, एक बार फिर से मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जो दर्शक हमारी उस इंटरव्यू को मिस कर चुके हैं जो हमने फरवरी 2025 में, यानी कि आज से तकरीबन 7 महीने पहले की थी, उस वक्त जब पंजाब में युद्ध नशों के विरुद्ध इस मुहिम की शुरुआत भी नहीं हुई थी। इनफैक्ट कुछ हफ्ते बाद ही इस मुहिम की शुरुआत रही। उस पुरानी इंटरव्यू को प्रेफर बैक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब पंजाब में 205 दिन हो चुके हैं युद्ध नशों के विरुद्ध इस मुहिम को चलते हुए, एक विश्लेषण का भी समय है। हालांकि जिस वक्त हमने अपनी पहली इंटरव्यू की थी उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसी कोई मुहिम सरकार की तरफ से शुरू की जाने वाली है। लेकिन मैं शर्मा जी, सबसे पहले तो ये हम हिंदी पंजाबी में मिक्स रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि दोनों किस्म के ऑडियंस है हमारे पास। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपको भी बहुत जानकारी मिलती है अखबारों, मीडिया के माध्यम से। आज जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन 31,000 जो नशे के स्मगलर्स और ट्रैफिकर्स हैं, उनको पंजाब में पिछले 205 इन दिनों में गिरफ्तार किया गया है। और लगभग आंकड़ा मेरे पास अगर सही ना भी हो तो 18,000 से ज्यादा FIRs रजिस्टर किए गए हैं। सैकड़ों किलो हेरोइन की बरामदगी, और पिछले 3 या 4 दिन से लगातार हर रोज पंजाब में बॉर्डर एरियाज में 25-25, 26-26 किलो जो हेरोइन है उसकी बरामदगियां हुई हैं। एक बहुत ही व्यापक ये अभियान है और इसके पीछे एक पॉलिटिकल विल सरकार की, पंजाब सरकार की नजर आ रही है। तो आपके जो हमने 7 महीने पहले जो चर्चा की थी, अगर हम उस बातचीत को रिकॉल करते हैं, आज हम 7 महीने बाद अपने आप को कहां खड़ा देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को, कि उन्होंने एक युद्ध को चलाने की घोषणा की है। और उस युद्ध के फलस्वरूप जो मुझे प्रतीत होता है आपके माध्यम से और डिफरेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से, वो सिर्फ यही प्रतीत होता है कि नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। ड्रग्स भी सीज करी जो मार्केट में नहीं गई, ऑब्वियसली कंज्यूम नहीं हो पाई, वो एक अच्छा काम हुआ। लेकिन अगर आप अपने युद्ध को नंबर ऑफ केसेस के मापदंड पर तोलते हैं तो मुझे लगता है कि बात ठीक नहीं है। नंबर ऑफ केसेस लीगल एक्शन, कोर्सिव एक्शन से ड्रग अब्यूज का जो प्रीवेलेंस है, जो नशे का अब्यूज है, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी ये कहा था, मैंने हिमाचल प्रदेश में भी ये कहा, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कहता रहता हूँ कि ये आपको समग्रता से इस इशू के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। तो युद्ध शुरू करने से पहले हम तो यही सोच रहे थे कि पंजाब सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोई नीति निर्धारित करेगी, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वी स्टिल डोंट हैव एनी, अब कह रहे हैं कि नीति निर्धारण नहीं हो पाया। पेंशन पॉलिसी होनी चाहिए थी पहले, सर्वेक्षण होने चाहिए थे। हो सकता है पंजाब सरकार ने किए हो, डिस्क्रीट सर्वेज कई बार होते हैं, करे भी होंगे। लेकिन जिस तरह से आनंद फानन में मैंने देखा कि जो हमें लगा कि एक ही दिन में आपने 12,000 पुलिस पर्सोनल जो उतार दिए, मुझे ये नहीं पता कि वो किस तरह से कोऑर्डिनेट हुआ, क्या हुआ, तो उसका क्या अल्टीमेटली उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इसका कुछ इवैल्यूएशन पंजाब सरकार ने अब तो 6 महीने के बाद तो कर ही लेना चाहिए। इस वक्त शर्मा, जब हम बात करें तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है उसका भी हमारे पास एक बेस बन चुका है। और अगर मैं इस अभियान की बात करूं तो मैं आपसे कुछ ही समय पहले जब इसकी अपने लेवल पे रिसर्च कर रहा था, तो जो डेटा है जो पुलिस के हिसाब से या गवर्नमेंट के हिसाब से है, तो उसमें 205 दिनों का ये जो अभियान रहा, उसमें पहले 78 जो दिन रहे उसमें रोजाना औसतन 150 FIRs दर्ज हुए। और ये जो गिनती थी ये घटती कम होती चली गई, क्योंकि सरकार ने ये भी कहा कि हमने बहुत बड़े स्तर पर नशे के तस्करों की कमर तोड़ दी है। अब इस वक्त जो अनुपात चल रहा है वो लगभग 60-65 केस प्रतिदिन FIRs रजिस्टर हो रहे हैं, और लगभग इससे दुगने या फिर कह लीजिए कि इससे 2/3 ज्यादा तस्कर जेल में पहुंच चुके हैं। 31,000 वो आंकड़ा है। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बहुत इंप्रेसिव आंकड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से तो बहुत इंप्रेसिव है। तो क्या अब्यूज प्रीवेलेंस जो है, जो नशाखोरी है, क्या वो भी कम हुई है? क्या इसके बारे में भी हमारे पास कुछ आंकड़े हैं?
ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अवेलेबिलिटी जो है, नशे की उपलब्धता कितनी खतरनाक तरीके से पंजाब के अंदर फैल चुकी है। सप्लाईज हैं तो ही तो नशाखोरी है ना। तो यदि हमने सीजर करके, अरेस्ट करके सब्सटेंस को मार्केट में जाने से रोका है, तो उसके साथ साथ क्या नशाखोरी में भी कोई कमी आई है पंजाब के अंदर, स्टेट के अंदर, या नहीं? पर शॉर्ट टर्म में तो नहीं ना आंका जा सकता। मुझे तो लगता है ये तो शॉर्ट टर्म मेजर है। सी, लीगल एक्शन, कोर्सिव एक्शन कैन नेवर गिव यू लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। मैंने इन्फोर्समेंट करा है, हमने इन्फोर्समेंट देखा है, पूरी दुनिया में आप देखते हैं इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ जो सीज आप करते हैं उसको मार्केट में जाने से आप डिसरप्ट करते हैं। लेकिन हमने लोगों को इंगेज नहीं करा, हमने अपने युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, उनको इंगेज नहीं किया, उनको डी एडिक्ट नहीं करा हमने। ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। लेकिन इस वक्त अगर हमें गवर्नमेंट ने एक अपना मनोरथ तय किया, उन्होंने अपना एक टारगेट फिक्स किया और 1 मार्च 2025 से युद्ध नशों विरुद्ध का अभियान शुरू हो गया, उसमें आपने आने वाले 6 महीनों में पकड़ लिए 31,000 नशे के छोटे बड़े तस्कर। आपने लीगल एक्शन एनफोर्समेंट आपने हजारों केसेस करे, आपने अरेस्ट भी करा है, बहुत से लोगों को जेलों में भेजा है, या आपने कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया है, फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ क्या हमने युवाओं को रिफॉर्म करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई? एनडीपीएस एक्ट की धारा 64A है, 64A है, उसके तहत क्या हमने कोई ऐसा मुहिम चलाया जिसमें हम अपने युवाओं को, हम अपने बच्चों को रिफॉर्म कर पाएं, उनको डी एडिक्ट कर पाएं, रिफॉर्म कर पाएं, उनको इज्जत वाली कोई पोजीशनिंग समाज के अंदर दे पाएं? क्या हमने किया है या क्या हमने नहीं किया? एनडीपीएस एक्ट में है ये, बिल्कुल है। सेक्शन 64A ऑफ एनडीपीएस एक्ट एक्सप्रेसली सेज कि साहब जो भी वॉलंटियर करना चाहता हो डी एडिक्शन के लिए, कि साहब मैं इसको नशाखोरी को अब नहीं करूंगा, मैं रिफॉर्म होना चाहता हूं, तो वो उसको किया जा सकता है। और उसके खिलाफ जो आपराधिक मामला है एनडीपीएस एक्ट में जो रजिस्टर हुआ है, उससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उसका तो जीवन बदल सकता है। कैसे? एनडीपीएस एक्ट में जब वो अरेस्ट हो गया एक बार, तो वो अपराधी मान लिया गया। अब भले ही वो ड्रग अब्यूजर ही क्यों ना हो, वो बेचारा मेंटल हेल्थ का पेशेंट ही क्यों ना हो, जो कि है केस, और बहुत सारे केस ऐसे होंगे, अगर आप इनवेरिएबली हैं केस, बिल्कुल होंगे। मुझे लगता है सरकार को ये भी आंकड़ा लेके आना चाहिए कितने एडिक्ट्स हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है फॉर द अब्यूज ऑफ द ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स। सेक्शन 27 में लिया होगा, या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की पोजीशन के लिए लिया होगा। ये तो पता चल ही जाता है कि वो मेंटल हेल्थ का पेशेंट है, वो एडिक्ट है। इनफैक्ट मैंने ऐसा कोई सेग्रीगेशन देखा नहीं, एज फार एज मे बी आई मे बी नहीं, ऐसा नहीं हो रही, दैट इज माय कंसर्न। हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा होना चाहिए। मेरी जो जानकारी है उसमें जो कम क्वांटिटी के और बहुत से पुलिस थानों में ये होड़ लगी पंजाब में इन 5-6 महीनों में कि छोटी क्वांटिटीज के जो रिकवरीज हैं, सीजर्स हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे किए गए। और शायद हालांकि हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने एक्सप्रेसिडली ये कंसर्न जाहिर किया, द डीजीपी मिस्टर गौरव यादव, कि हम आंकड़ों की खेल में नहीं है। लेकिन हर दूसरे दिन एक प्रेस नोट आता है और उसमें आंकड़ों के अलावा और कुछ ज्यादा डिटेल नहीं होती है। सो आंकड़ों का खेल तो है, चाहे डीजीपी साहब या हमारे चीफ मिनिस्टर माने या ना माने, लेकिन उस आंकड़ों की होड़ में कहीं ना कहीं जो लेसर क्वांटिटी ऑफ सीजर्स हैं उसमें हो सकता है 2, 4, 5, 7, 10 ग्राम। लेकिन आपका एक पर्चा दर्ज हुआ। और शर्मा जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं साढ़े दर्शकों को भी दसना चाहूँगा कि पंजाब के राज्यपाल का एक निर्देश आया और गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन कर जो अब अगर 18,000 FIRs दर्ज होगी तो उन सभी मुकदमों को कोर्ट में चलना है। तो अब एक नोटिफिकेशन करके जो हेड कांस्टेबल रैंक, सब्सटैंशियल हेड कांस्टेबल रैंक ऑफ अ पुलिस ऑफिसर है, उसको अधिकृत किया गया है कि एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग जो धाराएं हैं उनको वो लागू कर पाएगा, जो कि पंजाब में पहले शायद एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल के रैंक से निचला अधिकारी नहीं कर सकता था। सो अब हेड कांस्टेबल सब्सटैंशियल एम्पावर्ड किए गए हैं। ये अगस्त 2025 में हुआ पंजाब में।
तो ये आज तक हेड कांस्टेबल ने कोई केस नहीं करा इसका मतलब पंजाब में? एज फार एज आई अंडरस्टैंड, अदरवाइज इसकी नोटिफिकेशन और ऑर्डर क्यों निकाला जाता? और इसका मतलब है कि हमें अब ये महसूस हुआ है कि 18,000 मुकदमे को कोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए आपको एडिशनल हैंड्स चाहिए, और अब तक वो नहीं हो पा रहा था। हेड कांस्टेबल नहीं डील कर पा रहे थे, या खुद उन मुकदमों को नहीं उस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पा रहे थे जैसे कि केएसआई करता था। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है फॉर एनडीपीएस एक्ट पंजाब सरकार के अंदर, ये तो इनको पहले सोचना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये वी आर गोइंग बाय द नंबर गेम्स, इसीलिए ये सब करना पड़ा। बट इफ यू सी, अगर आप क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह लो, या आप अगर बड़े आदमी को ला रहे हो इसमें, तो फिर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो बिग प्लेयर्स हैं, आप उनको लेने में सक्षम हुए, या आप बिग फिश, हाँ बिग फिश को आप लाने में सक्षम हुए हैं, या आपका उद्देश्य जो ड्रग एब्यूजर है उसको ज़्यादातर लाने का है। नहीं है तो वो तो है कि बड़ी फिश तो को चाहता तो हर कोई है, सरकार को निर्धारित करना पड़ेगा। अब यही उसका भी आंकड़ा देते हैं कि 100-150 हमने बिग फिश भी अंदर की है, अगर मैं गलत नहीं हूं। अच्छी बात है, स्वागत है उस चीज़ का, स्वागत है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको समाज के अंदर परिवर्तन जो हो रहे हैं, युवा कहाँ खड़ा है आज पंजाब का युवा कहाँ खड़ा है? जेल में ले जाने में हमें ज़्यादा रुचि होनी चाहिए, या उनको रिफॉर्म करने में हमें ज़्यादा रुचि होनी चाहिए? एंड व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन अंडर एनडीपीएस एक्ट, तो यहाँ की जो सिविल सोसाइटी, जो एनजीओ सेक्टर है, उनको भी इसमें मुझे लगता है आगे आना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब कि क्या उनको प्रेरित करना चाहिए लोगों को रिफॉर्म होने के लिए, और उसके परस्पर उसके बराबर पंजाब सरकार को सरकारी तौर पे नशा मुक्ति केंद्र और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने चाहिए, एस्टैब्लिश करने चाहिए, लगे हुए को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसको भी कर रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हो पाएगा जिस लेवल पे द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। नहीं तो फिर आपका जो, वही मैं कहता हूं कि आपका जो नशा विरुद्ध युद्ध है वो सिर्फ लोगों को पकड़ने तक का है। फिर उसमें चाहे युवा आ रहा है, चाहे उसमें एक जो नशाखोरी करने वाला कह लीजिए, या ट्रैफिकर है जो, नहीं ट्रैफिकर नहीं, ड्रग यूजर है, फिर चाहे वो आ रहा है चाहे फिर कोई और आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके परस्पर आपका फोकस उनको रिहेबिलिटेट करने में नहीं है। मेरा ये मानना है जब आपके पास 60%, 50% ड्रग अब्यूजर अगर कानून के दायरे में आ चुका है और अरेस्ट हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया है, उसको रिफॉर्म करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिर्फ उनको आप पकड़िए और उनको जेल में डालें। क्रिमिनल्स की फौज नहीं हमने तैयार करनी है पंजाब के अंदर, हमने पंजाब के युवा को बचाना है। व्हाट आर वी डूइंग? दिस इज अ वेलफेयर स्टेट, दिस इज नॉट अ पुलिस स्टेट। और हम वैसे इसको क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं कर सकते, एनडीपीएस एक्ट कहता है इसमें तो जो ड्रग, जिसने अगर सेक्शन 27 में जिसने ड्रग लिया है, इवन उसको भी सजा है। तो पार्लियामेंट को सोचना चाहिए, यूनियन पार्लियामेंट मस्ट थिंक ओवर इट, वेयर आर वी गोइंग टुवर्ड्स, हमारी दिशा क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं हम इस एक्ट को लेकर के। क्या हमको अपने युवाओं को बचाने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा देने के लिए, इज्जत देने के लिए, क्या हमको रिफॉर्मेटरी प्रोसेसेस या मैकेनिज्म एस्टैब्लिश नहीं करने चाहिए? वहां से इनिशिएट होना चाहिए और राज्य सरकारों को भी ये काम करना चाहिए। शर्मा, ये चीज़ें हम बोर्ड रूम्स में या बड़े बड़े सिनॉप्सिस के रूप में तो अच्छी लगती हैं, आज भी शायद ये बातें अच्छे आइडियल्स की बातें हैं, बट क्या सतही स्तर पर हालात वैसे हैं? आप जब जाते हैं, आप जब अब्यूजर्स को देखते हैं, उनको उसको समझते हैं और अपने समाज के ताने बाने को देखते हो, तो आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? अभी आप देखिए ना, अगर हम सिर्फ एनफोर्समेंट पर हमने इतना जोर दे रखा है, तो 6 महीने उस एनफोर्समेंट ड्राइव के, युद्ध नशा विरुद्ध के खत्म होने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि अब हमें तो पुलिस ऑफिसर ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो फिर मुकदमों को अदालत में पैरवी कौन करेगा, नहीं तो मुकदमे गिर जाएंगे, और पहले भी एक चैलेंज रहा है। तो अभी हमने हेड कांस्टेबल्स को अधिकृत किया। तो अगर एनफोर्समेंट के हिसाब से इतनी कमियां, तो बाकी समाज के अन्य पहलू, जिसमें फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमने पिछली बार भी बात किया, तो बहुत से डिपार्टमेंट आ जाते हैं उसमें यूथ है, उसमें हेल्थ है, उसमें फैमिली वेलफेयर है, उसमें
आपके इवन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट जिसमें अंदर पुलिस आती है, अलग अलग डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करके कोई ब्रॉडर स्ट्रैटेजी या नीति बनानी पड़ेगी। उस तरफ तो अभी ध्यान है नहीं है, क्योंकि हमें हमारा पैमाना ये है कि नशे के तस्करों का कमर तोड़नी है। उन्होंने कहना पंजाबी च लक भनना है, उन्हें रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी है ताकि वो सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करना है, और वो हम कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟमेंट देना ਪੈਣਾ है ना ਤੁਹਾਨੂੰ। बट ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि पुलिस दी किसका जॉब है ये पुलिस का जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये सरकार का जॉब है। सरकार इससे मतलब एनफोर्समेंट, आप कह रहे हो एनफोर्समेंट के साथ साथ उससे एनफोर्समेंट से पहले आप रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचें। बिल्कुल सोचें। अगर आप नहीं सोच सकते तो आप जेलें ऐसे लोगों से भर देंगे जो या तो तस्कर हैं या फिर हेटले लेवल के हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि छोटे मोटे अब्यूजर्स भी इस वक्त अंदर हैं। एक मेरा प्रश्न है सरकार से, 30%, 40%, मुझे नहीं पता, लेकिन अमूमन इतना, हिमाचल में भी यही खेल हो रहा है, सिमिलर पैटर्न है जी हाँ, नंबर ऑफ केसेस, करी जाओ और खूब उसका प्रचार प्रसार कीजिए। इतने ज़्यादा लोग जो ड्रग यूजर्स हैं वो जेल में होंगे, वो अपना विथड्रॉल, वो जो पीड़ा है उनको, वो कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं? व्हाट इज द अरेंजमेंट देयर? उसके लिए जेल में भी उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? उनका राइट्स हैं, दे हैव राइट टू लाइफ, दे हैव राइट टू लिव। नहीं, पर हमारे यहाँ जेलों में भी नशा मिल जाता है। नहीं, फिर तो गलत है, फिर कौन सा युद्ध है? यही हो रहा है ना, देन वेयर इज द युद्ध? वही है ना कि जेलों का सिस्टम कौन सा नहीं वैसा है ना, तो जेलों में एक अलग अपनी दुनिया चल रही है। जेलों की मार्केट जो नशे की तस्करी की है वो एक अलग मंडी है। तो फिर कौन सा युद्ध है? फिर मुझे तो नहीं समझ आता है। ये तो सिर्फ वाई लूटने के लिए कह लो, या एक मैसेज देने के लिए कि यस वी आर सीरियस, हम लोग ये काम कर रहे हैं, है ना। और यही चीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने भी एक बार स्टेटमेंट दी कि 70% जेलें मैंने भर दी हैं। वी शुड नॉट फील प्राउड ऑफ फिलिंग अप आवर जेल्स विद आवर युवा वर्ग, जिसको बाहर होना चाहिए, खेतों में होना चाहिए, स्पोर्ट्स के मैदान में होना चाहिए, जिसको फौज में होना चाहिए, पुलिस में होना चाहिए, BSF में होना चाहिए, वो जेलों में सड़ रहा है। नहीं, पर नशेड़ी है या नशा कर रहा है तभी सड़ रहा है ना। कर रहा है तो सर आपको देखना है ना, वो सरकार को देखना है, दोनों तरह से देखना है ना। ये जो NDPS एक्ट है ये तो सब कुछ बताता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, ठीक है, इसके अंदर हर बात लिखी गई है। सेक्शन 64A में इवन इफ समबडी इज अरेस्टेड, उसको रिफॉर्म करने का मौका दीजिए। आप क्यों नहीं देते हैं? उनको मोटिवेट कीजिए, उनके माता पिता को मोटिवेट कीजिए, ताकि दोबारा वो इस गर्त में न जाए। देश के डेवलपमेंट प्रोसेस में उसका भी योगदान रहे, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, तो ही विल बी अ पार्ट ऑफ द द नेशनल मेन स्ट्रीम और अपना योगदान देगा इस देश के लिए। जेल में जाकर के क्या देगा बताइए? He is a burden on the public exchequer. He is a liability, और वो फिर जेल में तो फिर कुछ और ही है ना। हमारे यहाँ जेल सुधारघर है ही नहीं है ना। नहीं है, मुझे सुधारघर का कॉन्सेप्ट वो अलग हो गया ना, वो अलग है, वो अलग है। हमारे इंडिया में वो नहीं है। मुझे लगता है सर हमको अपनी प्रायोरिटीज को अब अमेंड करने की सख्त आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। मैं आपके इस प्रायोरिटी को अमेंड करने और जो ब्रॉडर पॉलिसी मैकेनिज्म की आपने बात की, क्योंकि इत्थे दस दिया दर्शकों नूं ते आप सबकी जानकारी के लिए कि वो प्रकाश शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक व्यापक ड्राफ्ट पॉलिसी भी तैयार की थी, इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी। वो हाँ, उसकी हमने बात कुछ हद तक पिछली अपनी इस चर्चा में की भी थी। लेकिन एक और एस्पेक्ट पे मैं बात करूंगा, उसके बाद हम आपकी नीति पर आते हैं। वो है पंजाब में नशे के तस्करों की जो संपत्तियां हैं या जो उन्होंने ऐसी जायदादें बनाई जो कि अनधिकृत ढंग से या ड्रग मनी से बनी थी, उस पर बुलडोजर चले। हालांकि वो चले तो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, लेकिन उसको जो मीडिया में बताया गया वो ये बताया गया कि कोई नशे का तस्कर था, उसने अगर अपनी अनधिकृत संपत्ति अर्जित कर ली तो उसके घर को हमने बुलडोजर से कर दिया। यूजुअली वो बिल्डिंग बाय लॉज की या कोई लोकल लॉज की वायलेशन थी, नॉट एज पर NDPS एक्ट। और इस मुहिम को लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि हाईली टेलीवाइज्ड और लाइव वहाँ पे बुलडोजिंग हो रही थी, घर टूट रहे थे, और हर ज़िले में, हर बड़े शहर में, छोटे कस्बे में वैसी तस्वीरें और लाइव प्रसारणों के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पेजेस पे, उनके डिस्ट्रिक्ट PRO के पेजेस पे जो ऐसे तस्वीरें, इसको वाइड पब्लिसिटी दी गई, बहुत वाइड पब्लिसिटी दी गई, जबकि फैक्चुअली वो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट थी।
लेकिन नेवरदलेस से कहा गया कि हमने नशे के तस्करों को डिसुएड किया और उनको एक्चुअल में वो डीमोटिवेट किया कि अगर आप कोई काला धन कमाओगे तो आपके साथ ये हो सकता है, होगा। नहीं तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मुहिम चली जिसमें बुलडोजर चलाया गया, वो जो अवैध संपत्तियां थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है ना, और क्या इसको वाइड पब्लिसिटी दी गई कि ये जो थी दीज वर दी प्रॉपर्टीज विच वर डिराइव्ड फ्रॉम दी इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ दी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, यही था? जी जी बिल्कुल, ऐसा ही था, बिल्कुल। तो मैं पंजाब सरकार से एक सवाल पूछता हूं, वन क्वेश्चन, whether this entire exercise of bulldozing those structures was done under the chapter 5A of the NDPS Act or not. They should issue a public statement. इसका मतलब थोड़ा हिंदी में इसका मतलब ये है सेक्शन क्या कहता है कि जो चैप्टर 5A है, जो आइडेंटिफिकेशन, सीजर, फ्रीजिंग एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज illicitly derived from narcotic drugs and psychotropic substances sales, है ना, ये जो है इसको फोरफीट करके जो पैसा सरकार को आएगा वो पैसा नेशनल ड्रग कंट्रोल फंड में जमा होगा। नाउ सेक्शन 7A of the NDPS Act, it provides for the establishment of the national कॉम्पिटेंट ड्रग फंड, नेशनल ड्रग फंड, ओके, है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिर हाँ, नेशनल ड्रग फंड, हाँ, ठीक है। तो ये जो पैसा जाना था ऑक्शन होने के बाद, फोरफीट होने के बाद, ये पैसा जाना था भारत सरकार के नेशनल ड्रग फंड में, और वो जो पैसा वहां से अप्रोप्रिएट फिर बाद में होता है वो अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ द नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अवेयरनेस कैंपेन, जितना भी ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन के लिए जितने भी काम होते हैं, प्रोग्राम्स हैं, चाहे राज्य सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के हो, वहां से फंड होते हैं। हालांकि उसके सोर्सेज और भी हैं, है ना, नेशनल, इसको कहते हैं नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। ये सवाल मैंने भी उठाया था कि तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अधिकृत है कि हाँ, उस प्रॉपर्टी को सीज करके आप उसको नीलाम कीजिए या उसका जो मॉनेटरी मटेरियल बेनिफिट आता है उसको अपने फंड में लीजिए और फिर नशा निवारण के लिए उससे इस्तेमाल कीजिए। मैं आ रहा हूं इसमें आपको सेक्शन 68 A से Z तक, यानी कि चैप्टर 5A के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है, और वो करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ द सीजर। जैसे ही सीजर होता है, और इनफैक्ट इसमें तो ये एक दिन में करने का काम नहीं है, जिस तरह से हम लोग जिस तरह एग्रेसिवली इसको परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मेथोडोलॉजी है। आई डोंट प्रिस्क्राइब टू इट, सब्सक्राइब टू इट। ये ऑपरेशन प्लान तरीके से होते हैं। रेड करने से पहले, सर्च करने से पहले आपके आईओ के पास, आपके ANTF के पास उस पूरे नेटवर्क की पूरी जितनी भी इनकी चल और अचल संपत्ति, उसका ब्यौरा होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ताकि जैसे ही आपकी टीमें रेड करती हैं, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज डॉक्यूमेंट्स एंड सीज दोज डॉक्यूमेंट्स। पर ऐसा होता है प्रैक्टिकली जो नहीं हो रहा है ना, मतलब जब आप बुलडोज कर रहे हैं, आप बात सुनिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली आपने ऑपरेशन इतने करते थे क्या? क्यों प्रोसीजर क्या होता था? कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर उसी वक्त आपको जब रेड करनी है, आपने किसी प्रीमाइसेस में करी है, तो आप उनके जितने भी पेपर्स हैं, है ना, जितने भी कागजात आपको मिलते हैं उस घर के अंदर ड्यूरिंग द सर्च, वो सारे के सारे आपको उस वक्त वो करने हैं, रिकवर करने हैं। रिकवरी कम सीजर मेमो में उनको दिखाना चाहिए आपको। वो तो होता ही होगा ना, और होता भी होगा, लेकिन नहीं होता है ना? बहुत पहले तक नहीं होता था, ये धीरे धीरे होने लगा। और अब आप जिस तरह से बड़े एक्सप्रेस वे में जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इतना समय आपके पास आप देते होंगे इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है ना। तो आपने बुलडोज करके उसको तो ध्वस्त कर दिया, आपने खत्म कर दिया। तो एक तरफ से तो आपने तो ये बेसिकली NDPS एक्ट की अवहेलना कर दी है। अच्छा, यदि ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस आ गया ना। नहीं, देखो वो जो प्रॉपर्टी उसने खड़ी की, वो हाँ, you have destroyed the evidence एक्चुअल में, which would have otherwise taken your investigation to a different direction. It might have. मतलब NDPS एक्ट में इसको एनविसाज ऐसे किया गया ना कि वो जो संपत्ति खड़ी है आपकी, वो भी एक प्रूफ है, एविडेंस है। या फिर इसमें एक और इसमें कैच ये है कि हो सकता है ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये ड्रग से संबंधित नहीं थे, हो सकता है इंक्रोचमेंट्स थी,
कुछ और तरह की थी। नहीं, एनक्रोचमेंट्स ही थी, इसलिए वो डिस्ट्रॉय किए गए ना। अदरवाइज आपको कौन सा कानून अलाउ करता है कि एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज करके किसी एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद किसी नशे के तस्कर का घर आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? आप नहीं सर, बात सुनिए, एफआईआर दर्ज करने की बात सुनिए। नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमने आइडेंटिफाई किया किसी ड्रग ट्रैफिकर को, उसके बाद रेड्स हुई, हमने उसकी चल अचल संपत्ति यानी कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें गाड़ियां हैं, पैसे हैं, ज्वेलरी है, आपकी लैंड्स हैं, प्लॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, आपने आइडेंटिफाई कर ली, है ना। और आपको लगा कि इसके पास सब्सटैंशियल रीजन नहीं है, कोई भी लीगल इसके पास कोई वो नहीं है, जिसे कि जस्टिफिकेशन नहीं है टू ओन दीज प्रॉपर्टी, ये इसने बेनामी करके रखी है या किसी तरह से इसने अनुग्रहित करी है, ठीक है, ठीक। और आपको लगता है कि तो ऐसे में आप उसका पूरा इन्वेंट्री बनाते, उसको तैयार करते और फिर उसको एक्शन करते, ठीक, उसको सीज करते, फ्रीज करते, ठीक। भले ही वो इनक्रोच्ड प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर तो था ना उस पे, 2 करोड़ का 10 करोड़ का स्ट्रक्चर था, डिस्ट्रॉय क्यों किया? आप उसको ट्रांसफर करते, अल्टीमेटली इट वुड हैव गॉन टू द स्टेट्स और सॉरी द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस थिंग जा सकती थी ना वो प्रॉपर्टी। तो सरकार की, तो सरकार के उपयोग में नहीं होती। इफ इट रिक्वायर्ड टू बी बुलडोज्ड एनी व्हिच वेज, सीकिंग वायलेशन, तो फिर तो उसकी क्या वैल्यू थी? मतलब मे बी दैट इज अ अंडरस्टैंडिंग। नहीं सर, स्ट्रक्चर तो तोड़ना ही था, वो इंक्रोचमेंट थी, उसको तोड़ना ही था। पर स्ट्रक्चर की तो वैल्यू है ना। तो स्ट्रक्चर का करोगे क्या जब तो वो है इलीगल? सरकार उसको एडमिनिस्टर करे, कुछ भी करे, सरकार उसमें अपना कुछ भी चला सकती है। आप डी एडिक्शन सेंटर खोलो, आप रिफॉर्म हाउसेज, रिफॉर्म सेंटर्स खोलो, आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप इसी ड्रग को के सॉल्यूशन को ढूंढने में कहीं ना कहीं इसका उपयोग करो, क्यों नहीं कर सकते? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। है तो वैसे कुछ मजाक है। सर मेरा कहने का मतलब है वी शुड कूल डाउन एंड वी शुड रियली एक्चुअली हाई ब्लिट्स जिसे कहते हैं ना, मीडिया कैंपेन और मीडिया मॉनिटर्ड एक वो था, तो उसमें कितना हमने एनडीपीएस एक्ट को देखना था, नहीं देखना था, कितना हमने एक्चुअल ड्रग्स की इशू को एड्रेस करना था, नहीं करना था, ये तो फैक्टर्स कई बार मेरे को भी लगा एंड वी हैव बीन क्रिटिकल। हालांकि हम सरकार की नीयत और उनके इरादे और उनकी डायरेक्शन को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहेंगे जब भी वो इस तरफ जाते हैं, लेकिन पॉइंट है कि अगर वो आधा अधूरा एक ऐसा जो कि एक वाही बटोरने के लिए की जल्दबाजी में रिजल्ट्स दिखाने के लिए कहीं पहुंचना नहीं है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं है, उसका कोई सिट्टा जिन्होंने कहना पंजाबी च नहीं है, कोई फायदा नहीं सर, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं होना है। शॉर्ट टर्म गेन्स हैगे in terms of publicity, in terms of supply reduction, no doubt. In fact, no doubt supply reduction, drug supplies नहीं होनी है, उन्नी consumption नहीं होनी है, तो सी might have saved many lives, by doing so, no doubt वो सब कुछ किया है और हम बड़े धन्यवादी हैं पंजाब पुलिस है, पंजाब गवर्नमेंट के। लेकिन यदि आप कह रहे हो कि आपने वॉर छेड़ी है, तो देन आई डोंट एग्री विद यू, क्योंकि वॉर छेड़ने के लिए आपके पास अपनी पॉलिसी होनी चाहिए। आप उस पॉलिसी के अंतर्गत उसको आप इंटीग्रेटेड मोड में, आपको मिशन मोड में आकर के आपको एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उसको भी आपको मल्टी स्टेक होल्डर बनाना चाहिए। वो तो है ना पंजाब में ना, एएनटीएफ तो है ना, एएनटीएफ तो सिर्फ पुलिस की है, हिमाचल में भी यही खेल खेला जा रहा है, सिर्फ पुलिस की एएनटीएफ बनाएंगे। मैं कह रहा हूं इसको भाई दिस इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, ये बहुआयामी समस्या है सर। इसमें कल्टीवेशन है, इसमें ड्रग प्रोडक्शन है, इसमें फार्मा सेक्टर के कुछ लोग है, डाइवर्शन इन्वॉल्व है ये विच, ठीक है जी, इसमें ड्रग कंजम्पशन इन्वॉल्व है, इसमें डी एडिक्शन सेंटर्स है, आपकी जेलों की परिस्थिति आप बता रहे हो कि उसमें क्या चलता है, ये सब चीज़ें हैं। इसने कितने आयाम है, इसमें 6-7 आयाम है जो बड़े सीरियस हैं, इन्वॉल्व हैं। उसमें मल्टी पुलिस आपको सारा यहाँ पे सारा लोड पुलिस पे आ रखा है कि पुलिस को सब कुछ करना है, इन्होंने पूरे नशे की समस्या का हल पुलिस ने निकाला है। मतलब पुलिस कैसे इस समस्या का निदान कर सकती है? और पुलिस के पास मैं कहता हूँ शाबाश पंजाब पुलिस नो कि इन्होंने इन्ना कम इन्ना टाइम लगा रहे, इन्ने सीजर कर रहे, बहुत बढ़िया गल है। आई ऑलवेज स्पीक वेरी हाई अबाउट पंजाब पुलिस ना, आप तो जानते हैं, है ना, वी हैव डन मेनी ऑपरेशंस विद पंजाब पुलिस एंड बीएसएफ, एवरीबडी डज। जब काम करने पे आ जाए पंजाब पुलिस तो बहुत कुछ कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब पुलिस ड्रग इश्यूज से संबंधित सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पे काम कर सकती है, बाकी के 5 एस्पेक्ट्स के ऊपर पुलिस काम नहीं कर सकती है, पुलिस के मैंडेट से बाहर है। तो
तो वहां पे जो दूसरी एजेंसीज हैं, स्टेक होल्डर एजेंसीज हैं, दे नीड टू बी चार्ज्ड अप, दे नीड टू बी फंडेड, दे नीड टू बी ट्रेन्ड, एंड यू नीड टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर. But first of all, I would say, again, I would say, you have to have your own policy. That has to be in accordance with the prevalent, circumstances, the prevalent needs. इस वेले वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आपको पॉलिसी बनानी चाहिए, फिर उसको विधानसभा में ले जाकर के रूल्स फ्रेम करने चाहिए, और रूल्स फ्रेम जब हो जाएंगे तो वो फिर गाइड भी करेगी पॉलिसी, और उन रूल्स को जब इंप्लीमेंट करेंगे आप, है ना, तो वो उसके लिए फिर मिशन मोड में एक छत के नीचे आप बनाइए एक मैकेनिज्म और फिर काम पे लगिए. पंजाब को ठीक करने में 10 वर्ष कम से कम लगेंगे. हाँ, मिशन मोड में काम करेंगे तो. अच्छा, हाँ. और इस तरीके से और काम कर करेंगे? सकते हैं मुझे, क्यों पंजाब बिट्स एंड पीसेस में काम करेंगे? जैसे नहीं, एक कभी सरकार आई, नहीं होगा, कभी नहीं होगा. पहले इसके पहले साडा कैप्टन अमरिंदर सिंह सीगे, वो कहते सी मैं लक भांदांगा, सौं खा लिया, कसमें खा ली उन्होंने, तो ना लक भन्या गया, नशे की प्रॉब्लम नहीं है. अब इन्होंने 6 महीने से तो काफी एक्टिव है. अब वी डोंट नो कि इसका नेट रिजल्ट क्या, और इसकी भी रिलैप्स की गुंजाइश, क्योंकि आपने 6 महीने पूरी स्टेप अप किया, प्रेशर किया, लेकिन उसके 6 महीने और लगा लीजिए, लेकिन अगर उसके बाद आपने लेट लूज कर दिया तो बात वहीं आके खड़ी हो जाती है. आपने देखा होगा आइलैंड्स तो दोबारा कनेक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी. हाँ, बिल्कुल जुड़ जाएंगी. आपने देखा होगा अधिकारी पर ये डिपेंड करता है. एक अधिकारी किसी जिला में आता है या किसी डिपार्टमेंट में आता है, बहुत काम करके जाता है, लेकिन उसके बाद जब उनका स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, दूसरा अधिकारी आकर के उसको बुरी तरह से बर्बाद कर देता है. उसका प्रायोरिटी नहीं होता, अंडू कर देता है, अंडू कर देता है, अंडू बटन होता है उनका. तो जैसे एक ड्रग यूजर रिहैब सेंटर में या डी एडिक्शन सेंटर में जाता है, ठीक होके आ जाता है, जैसे ही वापस जाता है रिलैप्स कर जाता है. बिल्कुल इसी तरह से सरकारी सिस्टम भी रिलैप्स करता हुआ देखा गया है. आपने एनसीपी में भी तो देखा था, जब हम थे तो हमने कितना अच्छा काम किया हमारी टीम ने. हम चले गए बाहर, उसके बाद पूरा क्या हुआ वो बताने की आवश्यकता नहीं है. पूरा का पूरा वो अलग चैप्टर, अलग कहानी, वो अलग कहानी हो गई. ऐसे होता है. ये कब नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब आपके पास अपनी ठोस एक नीति होगी, और उसको चलाने के लिए आपके पास लोग होंगे, और आपको करना होगा. थोड़ा सा यहाँ पे तो लग रहेगा मैं थोड़ा जा निराशावादी साउंड कर रहा है, स्केप्टिकल साउंड कर रहा हूँ मैं, बट दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है, एक दो का एग्जांपल शायद मैं आपको भी दे पाऊँ, उनके अलावा पुर्तगाल का एक रेफरेंस दिया जाता है, एक दो और फिलीपींस जैसे मुल्क है जहाँ पर जो आपने बात कही, एक कोई ऐसा लीडर आया मजबूत जिसने वहाँ पर कम से कम ये जो हेरोइन थी इसको हटा दिया. लेकिन हमने अमेरिका देख लिया पिछले 50 साल 60 साल से, हमने कनाडा देखा, कनाडा का बुरा हाल है. अमेरिका में भी इतने बड़े स्तर की मॉनिटरिंग, सर्वेलांस और सब कुछ होने के बावजूद भी हम उन सोसाइटीज़ में भी ड्रग अब्यूज़ को नहीं रोक पाए. आज उनकी समस्या कुछ और ही बन गई. अब तो वो टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग से लड़ रहे हैं, ड्रग ओवरडोज से मौतें हो रही हैं. अब उनको, जैसे मैंने आपको बताया भी, वैंकूवर में या ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में, उनको डीक्रिमिनलाइज करना पड़ा. 2-2, 4-4 ग्राम कोकेन, हेरोइन आप रख सकते हो, पोजीशन में ले सकते हो. मतलब वो परिस्थिति आ गई है, वो परिस्थिति, मतलब वो घुटने टेक दिए हैं, घुटने टेक दिए, क्योंकि उनको था कि नशे के तस्करों को, ड्रग्स पैडलर को, ड्रग स्मगलर्स को हम हटा नहीं सकते, लड़ नहीं सकते थे. बड़े बड़े कार्टेल्स, कोलंबियंस, मैक्सिकन्स, और आज आप अमेरिका में जाके देखिए वहाँ पे हो क्या रहा है. तो जब इतने बड़े मुल्क नहीं लड़ पाए इस समस्या से, हम कैसे लड़ लेंगे? और ये नीतियां कहाँ पर कारगर होंगी? आप अकेला हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा अपनी नीति बनाएगा, अपना काम करेगा, तो उस ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जहाँ पर कि नशे के तस्कर बैठे हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें सरकारें भी मिली भुगत है. यहाँ पे गुजरात के मुद्रा पोर्ट से भी 5-5, 600 किलो हेरोइन एंटर कर रही है. यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर से भी 2-2, 4-4 किलो ड्रोन एंटर कर रही नहीं, पकड़ी जा रही है. नहीं, जितनी पकड़ी गई उससे कितनी ज्यादा निकली, आपको ये तो पता नहीं ना कि निकली कितनी. इसमें डिफरेंस है. नहीं, आप कह रहे हो पकड़ी जा रही है, मैं तो कह रहा हूँ जो पकड़ी गई उससे 4 गुना ज्यादा निकली. ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो जितना भी हम सीजर करते हैं ना, ये तो टोटल क्वांटिटी का 10% भी नहीं होता, टिप ऑफ द आइसबर्ग ही होता है. इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो वो हम उसके लिए, बहुत लोग कहते हैं कि जी पोर्ट, अडानी का पोर्ट है, लेकिन वो तो लाइक एन एयरक्राफ्ट है. एयरक्राफ्ट में अगर आपको कुछ स्मगल करके लाना तो आप लेके आओगे ना. तो अगर एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट होगा या एयर कनाडा का एयरक्राफ्ट होगा तो हाउ डज इट मैटर, है ना. सो पॉइंट ये है कि जब इतने बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल का ये ऑपरेशन है, और इसमें बहुत बड़े कार्टेल जिनके स्टेक्स इस लेवल पे हायर है, हम
लेवल पे बात करें, स्टेट गवर्नमेंट, उसकी सोच, उसकी नीति, और फिर आप नशे से निकालना। नहीं तो हमको ये चिंतन करना होगा कि पिछले 15 साल पहले तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। 20 साल पहले तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। 20 साल पहले तो कुछ नहीं था। नहीं था, नहीं था। हम 2002 से 2007 में एनसीबी में थे। पंजाब के अंदर इतना ड्रग अब्यूज प्रेवलेंस नहीं था। ठीक है। तो हमने चिंतन कहाँ गया भाई साहब कि हम वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचे, हम कैसे पहुंचे हैं, उसमें क्या फैक्टर थे। ये तो मैं कह रहा हूँ, नीति निर्धारण करने का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि हम टाइम टू टाइम उस नीति को अमेंड भी कर सकें, उसको अनुरूप बनाए। जो चीज़ें जो समाज के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं उसके अनुरूप हम अपनी नीति को भी और ठोस बनाए और सस्टेनेबल बनाए। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करी ना, मैं आपको सिर्फ 3 स्टेट्स की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। चलिए इतनी की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चरस का उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, नेपाल से लेके अफगानिस्तान तक। ठीक है जी। ओपीएम का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में अवैध रूप से होता है माउंटेनस रीजन्स में। ठीक, वहां से उसका सप्लाईज, इलिसिट सप्लाईज कहाँ होती है? प्लेन्स में होती है। पंजाब में भी इसका इम्पैक्ट देखा गया है। फार्मास्यूटिकल हब हिमाचल प्रदेश है, बॉर्डरिंग हरियाणा एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है जी, आप नहीं, आप पाउडर से लेकर के आप ऊना तक चले जाइए या आप डमटाल तक चले जाइए। ठीक है, ठीक है, वहां से पिलफेरेज होता है। ऐसा हमने केसेस पकड़े भी हैं, पंजाब पुलिस ने बहुत केसेस पकड़े हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश पुलिस भी शायद पकड़ेगी अब, ऐसा मेरा मानना है कि करेंगे कुछ। ठीक है, इन दोनों स्टेटों में यहां से चिट्टा वहां जा रहा है, वहां से चरस आ रही है, फार्मास्यूटिकल ड्रग डाइवर्ट होके आ रहा है, जा रहा है। मुंबई था, डाइवर्ट होके अमृतसर में मिल गया, ट्रामाडोल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक बार भी बैठे हैं कभी इसको सोचने के लिए? आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल मीटिंग, और वो कारगर मीटिंग की बात कर रहा हूं। ऐसी मीटिंगें तो 36 होती हैं। नहीं, 1.5-2 साल पहले तक हुआ करती थी। मुझे आपको याद होगा अच्छी तरह से, हरियाणा पंजाब इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की मीटिंग चंडीगढ़ में हुआ करती थी सर। उसका ठीक है, मीटिंग हुई, बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, पिछले जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और 6 मुख्यमंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्रियों को बिठा करके मीटिंग करी। ऐसे बीजेपी हरियाणा, हिमाचल गवर्नमेंट, ये हमारा ही विजन था। अच्छा, ठीक है, खट्टर साहब ने ऑफर किया कि हम पंचकुला में हरियाणा सेक्रेटरीट में हम इसके लिए एक सेक्रेटरीट बना देंगे, और उन्होंने वो नोटिफाई भी शायद किया। सचिवालय सेक्रेटरीट, हाँ, जो मल्टीपल कमांड जो बोल रहे हैं, हाँ, मतलब वो सभी जॉइंट कमांड, हाँ, वो जो सभी स्टेटों के उसमें ऑफिसर्स उसमें रहेंगे, और वो फिर जैसे होता है ना, जेआईसी होती है ना, जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर, जिस पे काम करता है, मल्टीपल एजेंसीज कम एंड दे इंटरोगेट दी ट्रैफिकर, बॉर्डर पे खास करके होता है। पंजाब में होता है, हिमाचल में होता है, हिमाचल में नहीं होता, पंजाब में होता है ना। तो उस तर्ज पे उन्होंने वो किया था। ठीक है, अब उसके बाद उसका हुआ क्या? ना पंजाब ने इंटरेस्ट लिया, ना जे&के ने इंटरेस्ट लिया, ना हिमाचल ने लिया, ना यूटी चंडीगढ़ ने लिया, किसी ने नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उधर। तो फिर ये सब क्यों करते हो? इसको करने का मतलब क्या है आपका? दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस, सिंपल, है ना। तो मुझे तो लगता है कि हम अपने भविष्य को के साथ खेल रहे हैं इसी तरह से, और हम शॉर्ट टर्म, हमें बस अभी की एक वो पब्लिसिटी करनी है, और उसके बाद उसका क्या होता है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, है ना। ठीक, यही है। बीजेपी गवर्नमेंट ने नशा निवारण बोर्ड बनाया हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक, कांग्रेस सरकार आई, 2.5 साल उन्होंने उसके ऊपर कोई चिंतन ही नहीं करा, हम नहीं बनाएंगे। बाद में उनको लगे तो बनाना चाहिए, फिर उन्होंने अपने कोई डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के किसी प्रेसिडेंट को उसका कन्वीनर कम एडवाइजर बना दिया, और जिसको एनडीपीएस एक्ट के ऊपर पूरा एडवाइस करना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, पॉलिटिकल। हाँ जी, तो उन्होंने डिप्टी कन्वीनर भी देता नाल ही, वो इतना स्ट्रांग करता उन्होंने। दिस इज द वे वी आर हैंडलिंग द सिचुएशंस। तो वी हैव टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, वी हैव टू वर्क ऑन मिशन मोड, और युवाओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा सर। हमें रिफॉर्म प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसमें मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल विल है, आपकी इच्छा शक्ति है, और पॉलिटिशियंस जो हैं, जैसे आपने कहा कि 3 या 4 स्टेट्स
5 स्टेट्स मिलती हैं, वो इकट्ठा होती हैं, मीटिंग्स भी हुई, सारा प्लान सामने था, एक पूरा उसका रोड मैप इन फ्रंट पे था, प्रपोजल्स ऑन टेबल पड़े थे, फिर भी अगर ये लोग पीछे हट जाते हैं तो क्या इसके पीछे वो पावरफुल लॉबी है जो एक्चुअल में इस ट्रेड की मेन बेनिफिशियरी, या कह ली कि ट्रेड को संचालित ही वो करते हैं? हो भी सकता है, क्योंकि सरकार को अगर इस रीजनल लेवल पे इस समस्या का समाधान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपने अपने राज्यों में वो नशे तस्करों के मकान तक तोड़ रहे हैं, लेकिन रीजनल लेवल पे उनकी कोऑपरेशन का कोई वो नहीं है, तो इसका मतलब हम यही लगाएंगे कि वो और उसके पीछे कोई पॉलिसी को कोई या होने वाली या बनने वाली किसी प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी को पहले कोई जेओपडाइज कर रहा है, टोरपीडो कर रहा है, उसको बनने ही नहीं दे रहा कि ऐसा कमांड बन जाएगा। जब ऐसा सिस्टम आप बना लेंगे, खाका तैयार कर लेंगे, तो फिर वो बेनिफिट्स का क्या होगा जो आपको इलिसिट ट्रेड से मिलने हैं, और उसके जो पार्टनर्स हैं, पार्टेकर्स हैं, वो तो सब है, उसमें पॉलिटिशियन भी है, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि अनधिकृत ढंग से अपने अपने इलाकों में ये काम करवाते हैं। ये सब चीज़ें तो हमने पहले भी देखी हैं, और पंजाब में ये चीज़ें होती हैं, और भी स्टेट्स में होती हैं, अधिकारी खुद मिलकर ये काम करवाते हैं। किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है ना। बगल में आपके कुल्लू है, पंजाब से कोई ज़्यादा दूर थोड़े ना। आपके यहाँ चरस के सीजर होते हैं बहुत ज़्यादा, हमने उसको इंटर गवर्नमेंट लेवल पे कभी उठाया? क्यों नहीं पंजाब पुलिस जाकर के रेड कर सकती है वहाँ पे? बिल्कुल, एनडीपीएस एक्ट तो आपको ऑथराइज करता है, आप जाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए और जाकर के यू डिस्ट्रॉय देम। और एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, 2013 की एक जजमेंट है शायद, अच्छा, हाँ, क्या? कि ये सारी कल्टीवेशन जो है खत्म करो। हिमाचल प्रदेश को दे शुड, कुछ नहीं हुआ उसके बावजूद, नथिंग हैपेंड। ठीक है ना। अभी हिमाचल में मैं देख रहा था कि कुछ बॉर्डर एरिया से किसी को, चिट्टे के किसी ऐसे पेडलर को या किसी हैंडलर को पकड़ा उन्होंने, है ना, वहाँ जाकर के बड़ी वाई लुटी। ठीक, बढ़िया। मुझे लगता है कि यहाँ से वहाँ भी रेड होनी चाहिए, वहाँ से यहाँ भी रेड्स होनी चाहिए, है ना। और इसकी जो रूट लेवल पे है ना, वहाँ तक जाना चाहिए। कहाँ से 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ ट्रामाडोल के कैप्सूल्स और टैबलेट्स निकल रहे हैं, इलीगली निकल रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। बिजली का उपयोग हुआ होगा, वहां पे बिल्डिंग बनी होगी, ये वहां पे इक्विपमेंट लगे होंगे, ये सब क्या है? आपको एक रियल टाइम का केस बता देता हूं जो पंजाब में इस वक्त विवाद का बहुत बड़ा विषय रहा, और मेरे इस चैनल से जुड़े लोग जानते हैं। बद्दी में एक नहीं 2 इंडस्ट्रीज पर छापेमारी की गई, वहाँ ट्रामाडोल से रिलेटेड रॉ मटेरियल भी निकला और भी गोलियां वगैरह निकली, और धरपकड़ हुई, और एसटीएफ पंजाब ने बड़ा ऑपरेशन था। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों या शायद सालों का सबसे बड़ा ऑपरेशन था बद्दी में, इतनी बड़ी रिकवरी। और उसके बाद उसी टीम के अधिकारियों पर इल्ज़ाम लग गए कि उन्होंने पैसा खा लिया, उन्हीं लोगों से पैसा खा लिया। अब वो रूट होके आ रहा था सारा का सारा, वो पंजाब की मंडी में उसकी खपत हो रही थी, बद्दी की फैक्ट्री से सामान निकल रहा था और ट्रामाडोल वाली गोलियां निकल रही थी, लेकिन उनकी जो बिलिंग थी वो कोई अलग स्टेट से, कोई उत्तर प्रदेश से थी, कोई कहीं से थी। तो ये मामला खड़ा, और ये मामला अब यहाँ पर पहुंचा हुआ है कि इस मामले में सीबीआई की इंक्वायरी हो गई है, कि हाई कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा, बिकॉज जो कंसर्न ऑफिसर था एसटीएफ का, एक डीएसपी लेवल का अधिकारी, तो मतलब हालात ऐसे आ गए कि आपने, और उस फैक्ट्री के जो मालिक थे उनको आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला। मुझे बहुत हैरानी की बात थी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में से इतने बड़े सीजर्स हो गए, लेकिन आज तक उस फैक्ट्री, उस इंडस्ट्री, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक ना तो गिरफ्तार कर पाई पंजाब पुलिस, और बाद में फिर इल्ज़ाम ये लगे कि पंजाब पुलिस के अधिकारी, डीएसपी स्तर के भविंदर महाजन है, उन्हीं पर इल्ज़ाम लगे कि वो कुछ कर रहे थे। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर अपील की, और हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर एक सीबीआई इंक्वायरी करवा दी। सीबीआई कह रही है कि हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन खुद टेक ओवर कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये मामला है। मतलब जब भी हम नशे की तस्करी से जुड़े मामलों और हाई प्रोफाइल मामलों पर जब जाते हैं, जहां पर इस लेवल की स्टेक्स इन्वॉल्व होती है, तो छोटे मोटे 5-7-10 ग्राम के किसी तस्कर को जेल में उठाकर डालना और उसकी घर ढा देना, तो ये मजाक है। लेकिन जब वहां पड़ा, एक बद्दी में एक बहु करोड़ी घोटाला पड़ा, तो पंजाब पुलिस के हाथ पैर फूल गए, और अब हालत है कि उस केस के बारे में पिछले 5 महीने से किसी ने बात ही नहीं की। मई 2025 का केस है। मुझे लगता है पंजाब स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि ये सब क्यों नहीं हो रहा है। स्पेशल टीम का गठन करें, एसटीएफ की कोई अपनी टीम बनाए, और इसके ऊपर एक्सप्रेसली इसको काम करें, और इसको इन्वेस्टिगेट करके इसकी रिपोर्ट्स वगैरह सारी। नहीं, पर अब तो हाई कोर्ट ने सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। सीबीआई इंक्वायरी देकर कहा कि हम और मामले की जांच गहराई तक जाना चाहते हैं। सीबीआई इस मामले की जांच करना चाहती है। हाई कोर्ट में भी ये कहाँ पर किस स्टेज पे है, फैसला कुछ नहीं हुआ अभी, तो इसलिए एसटीएफ भी पीछे हट गई।
सीबीआई, लेकिन कहने का ये मतलब है कि जब आप बड़े, जिसे कहते हैं ना बिग फिश, अब वो जो फैक्ट्री है जिसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी चल रही है, जहां से आपने सीजर किया, उस तक तो हाथ आज तक किसी ने डाला ही नहीं है। नहीं तो सबसे पहले तो एक्शन तो वही होना चाहिए था ना। पंजाब पुलिस ने पाउंटा साहिब में भी एक ऐसा केस करा था। आई वॉज द कन्वीनर एंड एडवाइजर ऑफ हिमाचल प्रदेश नेशनल एनवायरनमेंट बोर्ड ड्यूरिंग दोज डेज। पाउंटा साहिब की बात है, एक ड्रग इंस्पेक्टर को भी साथ लेके आई थी पंजाब पुलिस की टीम। उन्होंने रेड किया, उन्होंने उससे फैक्ट्री के मालिक को उसे अरेस्ट करा, अरेस्ट करके उसको ले आए। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि जिसके प्रेमाइसिस में ये काम हुआ उसको पकड़ो, उसको पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे ज्वाइन करवाना होता है। मतलब उसे पकड़ो या उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन कराओ, है ना, इन्वेस्टिगेट करो। इफ फाउंड गिल्टी, इफ फाउंड इन्वॉल्व्ड, अरेस्ट करो। नहीं, उस केस में इतने लोग गिरफ्तार हो गए, पुलिस वाले तक भगौड़े हो गए, कह लीजिए भगौड़े तो नहीं लगे, फरार हो गए। उसको फिर एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ी भूपेंद्र महाजन को, फिर वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ दे दिया, सीबीआई इंक्वायरी होगी, मतलब पूरा ड्रामा हो गया। लेकिन वो फैक्ट्री के मालिक फार्मास्यूटिकल कंपनी पर हाथ नहीं डला। अब आप ये सोचिए ना कि मतलब एएसटीएफ और एएनटीएफ, पंजाब का एएनटीएफ इस ऑपरेशन को कर रहा था। जब एक नोडल एएनटीएफ लेवल के अधिकारी कह लीजिए दबा लिए गए, दब गए, अपनी गलती थी नहीं थी, एक दूसरे पर ही कीचड़ उछलने लगा, तो आप जब इस सिस्टम के साथ लड़ते हैं, आपको ज़्यादा मेरे से ज़्यादा पता है कि किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। आपको तो पता है कि क्या क्या हो जाता है ना। लियो वाले केस में क्या क्या नहीं हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ें होती, बट द केस आईओ एंड द टीम हैंडलिंग द केस शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, कि उसे क्या करना है। इनफैक्ट सीजर करने से पहले आपकी पहले वो प्रायोरिटीज पहले ही बनी हुई होती है। आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, थर्ड आप करते हैं, आपको करना चाहिए। वाई शुड यू कम टू समबडीज प्रेशर? प्रेशर चाहे किसी भी तरह का हो, पैसे का प्रेशर होता है, क्यों नहीं होता है? हमने भी देखा है पैसे का प्रेशर, हमने उनको जेलों में भेजा, क्यों नहीं? हमको भी कहते थे 7-7 करोड़ रुपए ले लो, एक हफ्ते में हम पहुंचाते हैं डिलीवरी, आपको कनाडा में घर देंगे, ये देंगे। हमने कहा चलिए बुड़ैल जेल छोड़ के आएंगे तुम्हें, और हम छोड़ के आए अगले दिन, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू सकम टू योर सच प्रेशर्स, चाहे राजनीतिक प्रेशर हो, चाहे पैसे का प्रेशर हो। हमारे जांच अधिकारियों को वाहेगुरु जी का स्मरण करते हुए, अपने माता पिता का स्मरण करते हुए, दे शुड, और दिस कंट्री, इस देश का स्मरण करते हुए, दे शुड नेवर सकम टू सच प्रेशर्स। क्या कर लेंगे आप उस पैसे से? क्या बना लेंगे आप अल्टीमेटली? यू नो, you can't hold a license of killing people, youngsters, है ना। ये गलत है। और ये मामला अगर सर इतना उलझा हुआ है तो मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, संज्ञान तो वो पूरा ले रहे हैं, लेकिन उसी संज्ञान की वजह से आज मामला लटका भी हुआ है ना, क्योंकि वो मामला पेंडिंग है। सीबीआई ने तो कह दिया है कि हम उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मामला बड़ा है, राइट। पर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है ना कि एसटीएफ कह रही है कि हमारा ऑपरेशन हमारा था, जब हमने इतना बड़ा सीजर कर लिया, अब फाइनली सारा काम करने के बाद सीबीआई, अब आई डोंट नो क्या पोजीशन है, कौन क्या चाहता है, क्या क्या नहीं चाहता, लेकिन बहुत से झोल हैं इसमें, बहुत सी गेम है। लेकिन मैं बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। पर मुझे ये लगता है सर, कोई भी केस हो, चाहे एसटीएफ करे चाहे सीबीआई करे, उसका रिजल्ट तो एक ही निकलना है, क्योंकि फैक्ट्स तो फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट। क्या फर्क पड़ता है? तो राज्य सरकार को ये डिटरमिन करना चाहिए वेदर द केस शुड बी हैंडेड ओवर टू द सीबीआई और द एसटीएफ शुड कैरी ऑन विद द इन्वेस्टिगेशन। यार इसे तय करना चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब को या डीजीपी साहब को खुद इसमें इसका संज्ञान लेते हुए उनको माननीय उच्च न्यायालय में भी एक वो दायर करनी चाहिए याचिका कि साहब इसको करें, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। पर वो नाक का सवाल आ जाता है ना, जो जिसे कहते हैं हमारे नाक का। कौन सी नाक है सर? आज हम लोग आज इस कुर्सी पे हैं, कल हमने रिटायर। आप जानते हैं इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पे कि बड़ा केस है, हमने किया जी, हमारा केस था, फिर हम ही पे इल्जाम लग गए। हम कहानी हो गया, हम अपने मुंह से कैसे बोलें कि सीबीआई को इंक्वायरी करवा दो? नहीं, सीबीआई भी आपकी सिस्टर एजेंसी है, देखिए वो भी सिस्टर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उससे नाक वाली बात कहाँ आती है? नहीं आती है, यहाँ पे ईगो को बहुत बड़ा इशू नहीं, फिर ईगो से आप कभी भी युद्ध नहीं लड़ सकते, और खास करके नशे विरुद्ध युद्ध आपका ईगो से तो कतई नहीं, मानवीय संवेदना से लड़ा जाएगा सर। ईगो से कभी भी इस युद्ध को आप जीत नहीं सकते। आप अपने परिवार में एक बच्चे पे भी आप डंडा चलाते हैं ना, आप आज एक बच्चे को भी आप अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। ये वर्तमान परिस्थितियां हैं, और एवरी हाउस होल्ड नोज इट। और मैं समझता हूं कि पंजाब के हमारे भाई बहन भी ये सब चीज को जरूर समझेंगे, इस बात को मेरे से इत्तेफाक रखेंगे। आप
बच्चों को नियंत्रित नहीं कर, आप इतना ईगो लेकर के फिर आप इतने बड़े इस नशे के इसको डील कर पाएंगे, मतलब इसको कंट्रोल कर पाएंगे ईगो से? नो, प्यार से सॉल्व होगा सब, और प्यार से सॉल्व होता है, मैंने देखा है। चलो, मैंने तो नहीं देखा जी। वैसे आप मैं आपकी नीति पे आना सब में संवेदना होनी चाहिए ना। हाँ, सर, वो तो है ही उसके है। लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी है अपने कॉज के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार होना चाहिए, कमिटेड ऑनेस्ट टू होना व्हाट यू चाहिए। वांट टू डू। आप करना चाहेंगे तो क्या नहीं होता साहब, वही तो सिंपल है। और यहाँ पर मैं तो हमेशा बात करता हूँ कि एक छोटे थाने का एक काबिल अधिकारी होता तो अपना काम पूरा कर सकता है। उसके लिए हमें कोई बड़ी एजेंसियां, नोडल एजेंसियों की जरूरत ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। अब बस आपकी विल हुई। मैं आपसे नीति पे बात करना चाहूँगा। आप कह रहे हो नीति चाहिए, नीति क्यों चाहिए, और नीति की क्या विशेषता है? अभी हम क्या नहीं कर पा रहे जो नीति के होने से हो पाएगा? नहीं, आपकी बात वैसे तो ठीक है। ये एनडीपीएस एक्ट की किताब मैंने आपको दिखाई, अपने आप में ये एक्ट समग्र है, कॉम्प्रिहेंसिव है ना? इसको कोई समझता नहीं, ठीक है ना? इसको लेटर एंड स्पिरिट में पढ़ना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है पहले। इसके अंदर जो स्पिरिट है ना, उस स्पिरिट को लाना पड़ता है बाहर, उसे अपने अंदर इम्बाइब करना पड़ता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से लेकर के एक अब जो नए हेड कांस्टेबल को भी जो आईओ बनाया है वहां तक ये समझ होनी चाहिए हमको, ये संवेदना के साथ होगा। ठीक, तो जो ऐसा है कि ये तो एक एक्ट है, ये तो कानून है ना, और एक नेशनल पॉलिसी भी है एनडीपीएस पे, ठीक है ना? ठीक, ये थोड़ा ना उल्टा हुआ ये काम। पहले एक्ट आ गए, एक्ट आया इंटरनेशनल दबाव में कह लिए, या इंटरनेशनल कॉपरेशन का एक रिजल्ट बना, ठीक है ना, कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई, नारकोटिक ड्रग पे हुई, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पे हुई, फिर जो पिट एनडीपीएस जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर हुई, ठीक है ना, और उसी तरह से जो मेंबर नेशंस थे उन्होंने सबने ये कानून बना दिए। उसके बाद कहीं जाकर के फिर 2012 में नेशनल पॉलिसी ऑन एनडीपीएस भारत सरकार ने बनाई। अब मैं कहता हूं होना चाहिए उल्टा। आपके प्रदेश में वर्तमान में क्या परिस्थिति है उसका आकलन करते हुए, उसे अंडरस्टैंड करते हुए पहले आपकी नीति निर्धारित होनी चाहिए। अब आपने नीति जब बना ली तो आपका जो कानून है ना, दैट शुड इमर्ज फ्रॉम दैट पॉलिसी। द लॉ एंड द रूल्स शुड इमर्ज फ्रॉम द पॉलिसी, बिकॉज पॉलिसी आपके ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को, ट्रूथ को समझती है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है वो सब कुछ, ठीक है ना? कस्टमाइज्ड है आपकी हालात, नहीं, आपको पता है, आपको पता है, आपकी ये जरूरत है, तो आपने पॉलिसी ले आए, नीति बना ली, और उसके अनुरूप आपने एक्ट बना लिया। अभी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये कानून और ये रूल हमने बना दिए, और फिर उसके लिए चाहे आप मिशन मोड में जाना चाहो या आप और तरह से कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है तो कराइए, ठीक है? उसके रिजल्ट्स भी आएंगे, ठीक है? उसको टाइम टू टाइम उसको रिविजिट करिए, और आपको समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक उसमें स्फीयर में जो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फिर आप उसको अमेंड भी करते रहिए, उसको स्ट्रेंथन करिए। कमजोर करना है तो उसे कमजोर कीजिए, स्ट्रेंथन करना है तो उसे और स्ट्रिंजेंट करिए, ठीक है ना? 5 साल के बाद उसको इवैल्यूएट कीजिए। पर ये किस स्टेट में होता है? कौन सी कोई मॉडल नहीं हो रहा है सर, यही तो रोना है। नहीं तो ये अगर ये हो ही नहीं रहा तो इट मींस कि कभी जब कोई प्रैक्टिकल मॉडल ही नहीं है, नहीं तो आपको क्या लग रहा हो गया ना? नहीं तो मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये कुछ नहीं होने वाला, मैं तो पहले से कह रहा हूं। तो फिर ये इन हालात के चलते जिस तरीके से हम चल रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। जो युद्ध जिन्होंने छेड़ा है, जिन्होंने शुरू किया है, मैं सरकारी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने छेड़ा है, वो चाहे आईएसआई हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, आप समझ रहे हैं, जिन्होंने युद्ध छेड़ा है उन्होंने तो इसको गुरीला वॉरफेयर के तरीके से छोड़ा, इन्होंने तो सीक्रेटली छेड़ा है ना। हम शोर मचा करके युद्ध छेड़ रहे हैं। आपको उतना ही सीक्रेटली, उतना ही स्ट्रांगली आपको रिस्पॉन्ड करना है, और उसके लिए वॉरफेयर चाहिए सर, उसकी स्ट्रैटेजी चाहिए। और कोई भी स्ट्रैटेजी आप बना दे, पहले आपके पास वाकई में आपकी सोच चाहिए, आपकी समझ चाहिए, आपको अकल चाहिए, मतलब तो उसके लिए नीति चाहिए। वो फिर नीति के रूप में आता है ना सर, वो नीति फिर वहां विधानसभा में जाके पारित होती है कि ये हमारी नीति, दिस इज व्हाट वी थिंक, दिस इज हाउ वी विल फाइट। और इसके लिए नाउ वी क्रिएट द एएनटीएफ, बट द एएनटीएफ का स्वरूप ये होगा, और इसमें ये जांबाज अफसर, ये इस तरह के अफसर इसमें, और इसमें थोड़ी पॉलिटिकल, वेल ट्रेंड, यू नो। अब मैं यहाँ पे एक खूब पैसा लगाना पड़ेगा सर। अब मैं यहाँ पर एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बात करना चाहूँगा कि हर 5 साल बाद तो सरकारें बदल जाती हैं, हिमाचल में भी बदलती हैं, पंजाब में भी बदलती हैं, रिपीट करने का किसी भी सरकार को ज़्यादा मौका नहीं मिलता। तो ऐसे हालात में एक नीति बनाना और उस नीति का 5 साल के बाद लागू होना या ना होना, जैसे युद्ध नशे विरुद्ध का 2027 के बाद क्या हाल होगा जब पंजाब में किसी और पार्टी की सरकार होगी,
बात ये है और अगर इनकी सरकार वापस आ गई तो भी क्या उस तरीके की विल रहेगी उस नीति को आगे लगाने की? फिर अनुकूल है सब कुछ। आज भी सरकार हमारे पंजाब के समाज ने ही बनाई है, 27 के बाद भी यही समाज सरकार को बनाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल विल होती है ना, वो पॉलिटिकल विल सारी पार्टियों, जैसे आपके केस में आपके चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के जयराम ठाकुर और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने आधा अधूरा काम कर दिया इसका। अब मुख्यमंत्री बदल गए, कांग्रेस की सरकार आ गई। इसी तरीके से जब पार्टियां बदल जाती हैं तो जैसे हमने पहले कहा था कि कंडू का बटन होता है, जो पुरानी सारी सरकार के किए धराए पे पानी हो जाता, तो एक कंटिन्यूटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पॉलिसी अगर बनती भी है तो पॉलिसी एक ऑल पार्टी कंसेंसस के साथ बननी चाहिए। उसमें राजनीतिक एक, जिसे कह सकते हैं कि एक सलाह मशवरा, एक सुरता बड़ी जरूरी है। और एक पॉलिसी कम से कम 10-15 साल, आपने बोला ना 10 साल, आपने कहा कि 10 साल लगेंगे, तो 10 साल का रोड मैप आपको लेकर एक नीति निर्धारण करना पड़ेगा। और उसको, और सभी पार्टियों, किसी की सरकार को 5 साल बाद सरकार बदल सकती है, तो उनको इस चीज को सिग्नेटरी बनना पड़ेगा कि हम इस नीति को आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं कि पुरानी सरकार की नीतियों को हम जीरो कर देंगे, अंडू कर देंगे। राजनीतिक दलों को बिल्कुल बिल्कुल ये तो दे शुड कंफर्म इट, है ना। इनको अपनी कमिटमेंट इसमें दिखानी चाहिए और पब्लिक को भी ये भांपना चाहिए कि ये कमिटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, है ना। उसके अनुरूप उनको भी एक्शन में आना चाहिए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कौन बनाता है? आपने क्योंकि नीति की बात की, मैं इसलिए पॉलिटिकल विल की बात कर रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। नीति देखिए सर, समाज के हित में हो और ये होना वही है, जब हित में हो तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बात सुनिए, नहीं, पर होना तभी है जब आपके नेताओं की पॉलिटिकल विल है। इस चीज को तो आप मानते हैं ना। चलो, मैं तो आज अगर पंजाब में 6 महीने में कुछ हुआ है, तो अगर राजनीतिक विल है, इच्छा शक्ति है, तभी कुछ हुआ ना। तुसी मेरी एग्जांपल सुनो ना, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जब भांग को रेगुलेट करना था तो दोनों पार्टियों ने उसको पास कर दिया हिमाचल में। हाँ जी, मतलब ठीक है, कोई विरोध नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि नशा निवारण पॉलिसी भी जब पंजाब में भी आएगी या हिमाचल में भी विधानसभा में जो लाई जाएगी, तो सभी लोग एक मत होकर के दोनों पार्टियां उसको अनुमोदित करेंगे। आई होप सो। भगवान करे कि गुड सेंस शुड प्रिवेल, ठीक है ना। इसका विरोध नहीं कर सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि आज हम अपने युवा वर्ग को खो रहे हैं। ये इसको नहीं, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसके डिफरेंट कारण होंगे, जैसे आपने, मैं वही कह रहा हूं कि हमने अभी बाध्य नहीं ना किया है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए कोई एजेंडा लाएगा। जब आप सामने परोस के लाएंगे उस नीति को, तो अगर उस स्टेज पर ही कोई नहीं पहुंचा तो विरोध तो कोई करेगा नहीं, तो फिर तो सारे बच गए ना अपनी जिम्मेवारियों से। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि अगर इस पॉलिसी को हिमाचल गवर्नमेंट अगर नहीं इंप्लीमेंट करती है, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, या तो इसको रिजेक्ट करो कि ये ठीक नहीं है, आप इसमें एडअप कीजिए, आप इसमें कुछ डिलीट कर दीजिए, कुछ भी है आप कीजिए, बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस पॉलिसी। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, न्यायपालिका क्या कर रही है? हम अगर देखा जाए तो हम एक मूक दर्शक बन के बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, एज्यूमिंग कि सरकारें और अदारे अपना काम कर रहे हैं। ये हमारी अजम्पशन है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। और हम आए दिन अदालतों में देखते हैं क्या हालात होते हैं। इनफैक्ट आपने बिग फिश की बात की थी, तो मैं आपको इसी साल या पिछले साल एक बहुत बड़ा जो राजा कंडोला नाम का 200-300 करोड़ 200-300 किलो रिकवरी का केस था, उसमें वो बरी हो गया क्योंकि जो कॉम्पिटेंट जो अधिकारी था, उसका आईओ था, वो उस रैंक का अधिकारी नहीं था। वो उसमें कौन था? इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह था कोई। नहीं, मेरा मतलब किस रैंक का अधिकारी था? वो रैंक था, तो कांस्टेबल रैंक था उसका। कांस्टेबल रैंक को उन्होंने तरक्की दे के सीआईए का इंचार्ज बना रखा था। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जब अदालत में खड़े हुए तो बचाव पक्ष ने जब पूछा, लेकिन वो एम्पावर्ड नहीं था एनडीपीएस एक्ट में। ऑब्वियसली वो नहीं था, तो वो केस गिर गया। तो सरकार का फेलियर इससे बड़ा क्या हो सकता है? और वो ब्लू आइट अफसर था, कई अफसरों का, पंजाब के जो सीनियर मोस्ट डीजीपी रैंक के अधिकारी थे, उनका वो ब्लू आइट ऑफिसर रहा। इसी वजह से उसको सीआईए इंचार्ज बनाया गया और बाद में वो मुकदमे अभी पिछले साल ही। पर उसका गैजेट नोटिफिकेशन तो होना चाहिए ना। इफ समबडी इज has been made the investigating officer in a particular। नहीं, पर वो तो बना ही नहीं सकते थे। यहाँ पर एक दूसरा रिवाज है ना पंजाब में, ओआरपी रैंक जो देते हैं, उसमें क्या होता है कि एक कांस्टेबल को लिए इंस्पेक्टर के लेवल पे 3 सितारे लगा के बना देते हैं, जबकि वो अधिकृत नहीं है, ना अदालत में खड़ सकता है, ना वो केस रजिस्टर कर सकता है, ना। नहीं, तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है, the district attorney of that particular district where this trial was being heard, वो क्या कर रहे थे?
क्या उन्होंने चार्जशीट फाइल करने से पहले या केस की उसको दायर करने से पहले क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के एंटीसीडेंट्स वो एम्पावर्ड है एनडीपीएस एक्ट में? पहला क्वेश्चन तो जो आपका जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो विरोधी पक्ष से सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि ये तो एम्पावर्ड ही नहीं है जी। तो यही तो हुआ, और ये ग्राउंड था उसकी एक्विटल का। ये तो बड़ा कॉमन एक, अरे राजा कंडोला है ये भाई। सबसे पहले कोई भी आप एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो एज एन आईओ, है ना, आपके पीछे वो स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना सर, वो गेजेट नोटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। तो आपने बिना उस गेजेट नोटिफिकेशन को लगाए आपने उसको आईओ बनाया कैसे? फिर तो ये तो मामला बहुत ही सीरियस है। और पंजाब में ऐसे बहुत से मामले हैं जिसे कहते हैं मतलब बहुत से हाई प्रोफाइल मामले। और जब हम बिग फिश की बात कर रहे हैं, कन्विक्शंस की, हालांकि पंजाब पुलिस का ਇੱਥੇ ਦੱਸ दिया भी कन्विक्शन रेट अच्छा है, क्योंकि मैंने नारकोटिक्स कंट्रोल के अधिकारियों से कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी और आई वाज आस्किंग कि किस स्टेट का क्या है, तो और स्टेट्स के मुकाबले कन्विक्शन रेट यहाँ पर अच्छा माना जाता है। हिमाचल में 42% के करीब है, पंजाब का कन्विक्शन रेट अच्छा बताया गया एनडी के मामलों में, एनडीपीएस के मामलों में। लेकिन नंबर ऑफ केसेस से बात नहीं चलेगी सर। मुकदमे, गिनती, आंकड़ा, सार, नहीं, उससे नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा था सर, धर्म गुरुओं को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा जी। अभी ज़रूरत हो गई है। और हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी हैं ना, उनको भी एक थोड़ा स्पिरिचुअल सेशंस इनके भी होने बड़े ज़रूरी हैं। इतना स्ट्रेस झेलते हैं ये, जिसका कोई वही नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है ना। दे नीड टू बी रिचार्ज्ड, दे नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, दे नीड टू बी मोटिवेटेड, दे नीड टू बी ट्रेन्ड, they need to be rewarded, they should be strengthened from all respects। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है, सब स्टेक पे है। आप बोले 50,000 केसेस चाहिए मुझे, कोई बोल दे और ये सब लग जाएंगे और फिर ये अपना परिवार नहीं देखेंगे। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड दे ऑल्सो हैव द इक्वल राइट्स। शर्मा जी, यहाँ पे एक और बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस मेरे ध्यान में आए हैं, हालांकि दिस नीड्स मोर एग्जामिनेशन, कि यहाँ पर जो छोटे क्वांटिटी के केसेस हैं उसमें सिर्फ केस रजिस्टर करने के लिए और अपने थाने का, अपने ज़िले का एक जो अच्छा रिकॉर्ड देश के सामने, दुनिया के सामने रखने के लिए भी बहुत से नाजायज़ मुकदमे भी हुए हैं। और ऐसा एक केस आया था और मतलब फर्स्ट हैंड आई गॉट टू नो, और जब मुझे लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि अगर ऐसे इस तरीके से केस बन रहे हैं, और क्योंकि प्रेशर है, निचले पुलिस अधिकारी पर प्रेशर है, उसके थानेदार पे प्रेशर है, उस इलाके के एसएसपी पे प्रेशर है, डीजीपी पे प्रेशर है, चीफ मिनिस्टर पे यहाँ पर एक और हमारे केजरीवाल साहब में कन्वीनर है शायद, उनका या किसी और का प्रेशर है। तो लेयर्स पे लेयर्स हैं और हर बंदे को रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट्स what you call कौन सा रिजल्ट is something that can be shown off। कौन सा रिजल्ट चाह रहे हैं ये? वो जो आंकड़ों की शक्ल में आ रहा है या whatever it is। नहीं, नशे को पूरी तरह रोकने का ही तो उद्देश्य है ना, तो परिणाम तो उस तरह से आने चाहिए ना। या सिर्फ और सिर्फ नशे की सप्लाई को रोकने के जो प्रयास है वो वाले परिणाम चाहिए आपको, छोटे से परिणाम, आंकड़े चाहिए। जहां तक मुझे अभी तक तो मेरे को सिर्फ बात एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आप परिणाम चाहते हैं, बाकी के 5 सेगमेंट में आप कुछ नहीं करना चाहते। ये हो रहा है, कैसे चलेगा? तभी तो हम कह रहे हैं कोई युद्ध ऐसे जीता नहीं जा सकता सर। अरे लड़ने वाले तो जेलों में जा रहे हैं, क्या लड़ेंगे आप? कोई भी नीति बने, कोई भी प्रयास हो, वो आज के युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए हो, क्योंकि वही वर्तमान है और वही हमारा भविष्य है। और दूसरी बात, स्टिग्मेटाइज ना हो, क्योंकि पर्चे दर्ज करने का मतलब बहुत से केसेस में अगर क्वांटिटी सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर वो हमें देखना पड़ेगा कि हम एक बहुत बड़े वर्ग को उस चपेट में ले रहे हैं जो कि शायद उस लेवल पे उतना लायबल नहीं है, या उसको इतना हमें इसको एक स्पेस देनी पड़ेगी। लायबल इसलिए नहीं है कि पिछले 25 सालों में हमने कुछ करके नहीं ना दिया, हमने सप्लाईज को होने दिया, सप्लाईज हुई, गली गली में, घर घर में ये पहुंचा। और अभी तो डार्क नेट के क्षेत्र में तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग चैलेंज है ना। अभी तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इंडिया में घुस गई हैं, नाम हम नहीं लेंगे, वो तो सिंगल डोज में या सिर्फ 2 ही डोज में मृत्यु के लिए निमंत्रण है।
अच्छा, यस। उसकी उसकी हम तो अभी बिल्कुल बिल्कुल हम तो इससे निपट नहीं पा रहे हैं। उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या है? तभी तो हम कह रहे हैं कि ठोस से ठोस स्टेप्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड देन मैकेनिज्म, है ना। चारों तरफ से जब घेरोगे इसको तो कहीं जाकर के कुछ परिणाम आएंगे। अकेले पुलिस काम करेगी, दबाव में काम करेगी, न्याय नहीं कर पाएगी, अपने साथ ही नहीं वो न्याय कर पाएगी, वो अपने आप ही विक्टिम हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आज भी आप अगर साइकेट्रिक इवैल्यूएशन कराएंगे, हम अपने पुलिस के अधिकारियों का जो ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे लड़ते हैं बेचारे, बहुत सारे मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स निकलेंगे। इतने स्ट्रेस में काम कर, क्यों नहीं, इतने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। आपने जो कहा कि कुछ ऐसा भी हो रहा है कि धक्के से भी कुछ हो रहा है ना, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है आप दबाव दे रहे हैं उन पे। आप दबाव में काम कराओगे, प्रेशर टू परफॉर्म, तो नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाएगा। और ये स्ट्रेस ही तो एक सबसे बड़ा कारण है, चाहे ड्रग अब्यूज का हो, चाहे कुछ और चीजें हो। इनफैक्ट अगर नारकोटिक्स, अगर आप नारकोटिक टेस्ट भी करवा लें हमारे सामूहिक पुलिस फोर्स के, तो आपको हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स आएंगे। इनफैक्ट डिमांड भी उठी थी और उठनी चाहिए कि जो लॉ एनफोर्समेंट में लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ वो एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है कि इवन लॉ एनफोर्समेंट में बहुत से एब्यूजर्स आपको मिल जाएंगे जिनकी प्रोफाइलिंग ही नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं पर्सनल लेवल पे बहुत से ऐसे केसेस के बारे में जानता हूँ, क्योंकि लोग हमसे शेयर, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है अल्टीमेटली। अगर उनको इतने स्ट्रेस में आप डालोगे तो उनको भी तो अपना स्ट्रेस बस्टर वो कैसे नेगोशिएट करेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे, बताइए? नहीं ना कर पाएंगे। तो वो गलत तरीके से भी कुछ हो सकता है, हो ही रहा है जी, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। उसकी कोई उस चीज पे कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि जब अगर उस चीज के परतें खुलेंगी तो फिर बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। फिर तो आप ये पाएंगे कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ, आप उस लड़ाई के शिकार पहले हो चुके हैं। उस लड़ाई मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है सर कि एक अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट को, एनडीपीएस एक्ट के जो केसेस हैं, बड़ी शिद्दत से अगर करता है तो 5 साल के बाद उससे ये केसेस हैंडल नहीं करवाने चाहिए, उनको अलग पोस्टिंग दे दी जानी चाहिए। कारण इतना स्ट्रेस लेवल है, बढ़ता है इसमें, इतना काम करना पड़ता है, 80-80 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी भाग दौड़ है, इतनी स्ट्रेस लेवल है, इतनी तरह कई तरह की चीजें हैं ना इसमें, सिक्योरिटी इश्यूज अलग से हैं। 5 साल वो ईमानदारी से जबरदस्त तरीके से आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देगा वो, ठीक है ना। बट यू मस्ट नो कि आपको किस अधिकारी को कहाँ पे लगाना है, ये चीजें भी होनी चाहिए ना। अब अनफॉर्चुनेटली आवर पॉलिटिकल बॉसेस दे डिटरमिन कि किसको कहाँ लगाना है, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ जो ने करना है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। सिंपल गल है, ठीक। ये तो डीजीपी का मैंडेट होना चाहिए कि उसे अपनी फोर्स में किस व्यक्ति को किस सेगमेंट में किस तरफ लगाना है, ये बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में ऐसा नहीं है। इवन डिस्ट्रिक्ट के जो हेड्स हैं, पुलिस हेड्स हैं, वो भी सारे पॉलिटिकल लेवल पे डिसाइड होता है, और डीजीपी की तो कोई से है ही नहीं। मैं कहता हूं डिस्ट्रिक्ट हेड्स को पॉलिटिकली डिसाइड होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। यस, गवर्नमेंट हैज अ मैंडेट कि उनको, नहीं, पर नहीं होता बहुत से स्टेट्स में, हरियाणा में नहीं होता ऐसा। बहुत स्टेट में सिग्निफिकेंटली एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड्स हैं वो पॉलिटिकली नहीं होते, वो दे आर द मैंडेट ऑफ द डीजीपी। आई मीन, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। रिकमेंडेशंस उनकी होती होंगी। हाँ, होती हैं, कुछ जगह पे चलता है थोड़ा बहुत। पर मुझे लगता है एक बार आपने एसएसपी किसी को बना दिया, तो जब एसएसपी के पास फिर ये मैंडेट होना चाहिए कि वो अपनी सीआईए में एनडीपीएस से डील करने के लिए किन किन को लगाना चाहिए, वो ही शुड बी एट लिबर्टी। बट कुछ राइडर, फिर सरकार के पास तो बाकी सारी चीजें होती हैं, वो दे कैन मॉनिटर, है ना। यू हैव द विजिलेंस ब्यूरोज, यू हैव द अदर, यू हैव एएनटीएफ, यू हैव एसटीएफ, तो वो सारी चीजें वो कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं सर, ये बहुत बड़ा ये पुलिसिंग पे आ गए हम अपने एनडीपीएस एक्ट। बट नेवरदलेस शर्मा नहीं, वो इसलिए कि काम ही सिर्फ पुलिस कर रही है ना, सारा दबाव पुलिस पे ही डाल रखा है। एक्साइज वाला कोई काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे। वरना थोड़ा बहुत, वरना एक्साइज वालों करना दिखावे वाला काम नहीं है ना। उनकी भी एक छोटी सेल तो बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। ड्रग कंट्रोलर है, उनमें उनके ड्रग इंस्पेक्टर्स की तादाद बढ़ाइए, उनको मॉनिटर करिए कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे नहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बर्डन शेयरिंग हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हर प्रदेश में यही ड्रामा है, सारे काम पुलिस के। और मैंने देखा हिमाचल में पुलिस छोड़ना ही नहीं चाहती, वो कहते हैं हम ही करेंगे, एक्साइज वाले क्यों लाए बीच में। अब क्योंकि वो बोर्ड भी
एक्साइज में बना, पॉलिसी भी वहाँ से आई, तो कुछ लोग नाराज हो गए कि लो एक्साइज वाले हमको हैंडल करेंगे, मतलब। और हम कहें इसमें ये सामाजिक इशू है ना, इतनी बड़ी चुनौती है, सामाजिक चुनौती है, इसमें वो आपके वाली बात, नाक वाली बात आ गई है ना, तो वो नाराज हुए फिरते हैं फिर। तो मुझे लगता है सभी को रिफ्रेश होना पड़ेगा, रीओरिएंट, रीबूट, रिफ्रेश, नए नए नजरिए से चीजों को देखें, फिर कहीं जाके कुछ बात बनेगी, अन्यथा पहले अपना विजन क्लियर करेंगे, हम चाहते हैं क्या करना है। पहली सबसे बड़ी बात है। नहीं, सबसे पहले अगर कथनी और करनी में फर्क है ना, कथनी और करनी में फर्क रहा तो फिर क्या बनेगा। ये छोटी सी किताब है सर, मेरा इस सभी से निवेदन है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हर व्यक्ति को ये पढ़नी चाहिए, पर लेटर में तो पढ़नी चाहिए, पर स्पिरिट में भी पढ़नी चाहिए, तो फिर इसका हल निकलेगा सर। लेटर में भी और स्पिरिट में, स्पिरिट गायब है, लेटर में हो रहा काम सब। स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस बातचीत के लिए, खुली बातचीत। एक बार फिर ओपी शर्मा जी, लॉ इन्फोर्समेंट एनडीपीएस ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਵਿਟਨੈਸ ਆਫ ਮੈਨੀ ਆਫ them। ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੋਡਰ ਬਰਡਸ ਆਈ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਨਜਿੱਠ ਪਾਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚੈਲੰਜ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟਰਾਈ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ, ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਰੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਲਾਰਜਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।